आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा 7वीं के पाठ खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ परिचय जान लेते हैं। पढ़ने से पहले प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में जो खान पान के तौर तरीक़ों में बदलाव आया है उसका वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया है। देश के विभिन्न प्रदेशों के स्थानीय व्यंजन आजकल अन्य प्रदेशों में भी उतने ही लोकप्रिय हो गए हैं जितने अपने प्रदेश में हैं। इस प्रकार अब खान पान की संस्कृति पहले की तरह नहीं, किसी एक विशेष क्षेत्र के अधीन न रह करके मिश्रित संस्कृति का रूप ले चुकी है। इस संस्कृति में अनेक प्रकार के विदेशी व्यंजन भी, जिनको हम फास्ट फूड के रूप में मानते हैं, ऐसे व्यंजनों को भी शामिल किया गया है। इस बदलाव से लाभ के साथ साथ अनेक हानियां भी हुई है। सभी व्यंजनों का प्रयोग कम हो गया है, लेकिन भोजन में अनेक प्रकार की विविधता आ गई है। ऐसा लगता है कि ये प्रचलन अब निरंतर बढ़ता ही जाएगा। पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम का केवल दक्षिणी भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत में भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। ढाबा संस्कृति अर्थात होटल के आकार का, जिनको हम छोटी होटल कहते हैं, सड़क के किनारे इस प्रकार के स्वदेशी व्यंजन बना करके या उस स्थान के व्यंजन बना करके लोगों को परोसे जाते हैं। तो ऐसे लगभग सभी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैल चुके हैं। उत्तर भारत का जो भोजन पहले केवल अपने यहाँ होता था, या दक्षिणी भारत का भोजन केवल दक्षिणी भारत में ही बनाया जाता था, आज इस होटल व्यवसाय के कारण से ये पूरे देश में फैल चुका है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएगी। फास्ट फूड अर्थात जो जल्दी पकने वाला भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब समझते किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। अर्थात आज समय के अभाव एवं लोगों के आलसीपन के कारण से प्रत्येक घर में ये जो तैयार भोजन जिसको कहते हैं, ऐसे नूडल्स मिल जाते हैं। पुराने ज़माने में तो केवल जो बड़े अफसर या बड़े लोग होते थे, उनके घरों में ही इस प्रकार के नूडल्स बनाए जाते थे। लेकिन आजकल ये डिब्बाबंद भोजन, या जिसको यूँ कह सकते हैं कि तैयार भोजन या जल्दी पकने वाली, जैसे मैगी है, ये सारी चीज़ें हर घर में बन जाती है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके। इस तरह नमकीन के कई प्रकार, स्थानीय प्रकार सभी तक अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनते जा रहे हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की जो चिप्स आ रही है, आलू की चिप्स है, टमाटर की चिप्स है, प्याज की चिप्स है, ये जो तैयार नूडल्स आते हैं, ये हर एक घर में उपलब्ध रहते हैं और सब लोग बस इन बाज़ारी चीज़ों पर निर्भर हो गए। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि आजकल लोग बाज़ारी चीज़ों का उपयोग अपने घर में अधिक करते हैं और घर से स्वदेशी व्यंजनों का उपयोग धीरे धीरे
कम होता जा रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि भोजन बनाने में आलसीपन कर रहे हैं। गुजराती ढोकला, गांठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं, और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यम वर्ग के जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि पहले केवल एक विशेष क्षेत्र में जो भोजन बनाया जाता था, आजकल उस भोजन को प्रत्येक क्षेत्र में बनाया जाने लगा है। चाहे गुजरात में भोजन पकाने का जो तरीका था, उसको उत्तर भारतीय लोग जान गए, चाहे पूर्वी भारत के लोग हो वो भी जान गए। इसी प्रकार से पूर्वी भारत की जो मिठाइयाँ होती थी वो आजकल हर क्षेत्र में बनाई जाने लगी है। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल शाही ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीयों के घरों में सेकी जा रही। यानी जो ब्रेड बड़े बड़े लोगों के लिए ही होती थी या बड़े लोग ही उसका उपयोग कर सकते थे, आजकल वो सामान्य घरों में भी उसका प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले से स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में खूब जानती। यानी खान पान की इस व्यवस्था का सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी पर पड़ा है तो वह नई पीढ़ी अर्थात जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है उस पर पड़ा है, और उसके कारण से उनके स्वास्थ्य पर भी खूब सारा प्रभाव पड़ा है। स्थानीय व्यंजन तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए। यानी जो पहले घरों में स्थानीय व्यंजन बनते थे, बड़े स्वादिष्ट होते थे, वो आजकल ढाबों के अंदर चले गए हैं। जैसे केर सांगरी, देसी कढ़ी, ये ढाबा संस्कृति के अंदर चली गई है। घरों में तो इक्का दुक्का लोग ही बनाते हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकारी ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वो बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता नहीं के बराबर है। उन्हें बनाने के लिए फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई। फुर्सत रह गई का मतलब है कि आजकल सारे लोग धंधा करते, चाहे वो गृहिणी हो या फिर कामकाजी महिलाएं, सब अपने कामकाज के लिए जल्दबाजी में तैयार भोजन का ही उपयोग करती है, बनाने का उनके पास समय नहीं रहता है। अर्थात इस आर्थिक युग में सब पैसे कमाने के चक्कर में ठीक से खाना पीना भी नहीं कर पाते हैं। मैं अब गृहिणियाँ एवं कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य हो गया। दुस्साध्य यानी बहुत कठिन हो गया है। यानी उसमें मेहनत लगती है, और मेहनत से जो भोजन तैयार किया जाता है वो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। लेकिन आजकल सब लोग स्वास्थ्य की तरफ ध्यान कम दे करके और केवल आर्थिक दृष्टि से अधिक कमाने के चक्कर में तैयार भोजन का ही उपयोग करते हैं, जिसके कारण से उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर हुआ है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है, और दूसरी ओर वे ही विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है कि कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अर्थात दूसरा ये भी हो गया है कि जो स्थानीय व्यंजन थे वो अब बहुत महंगे हो गए हैं।
उनको बनाने में समय भी अधिक लगता है और दूसरा पैसे भी अधिक लगता है। इसीलिए लोग तैयार भोजन का उपयोग अधिक करते हैं और घर पर कम बनाते हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है, यानी इसके लाभ भी है और हानियाँ भी है। लाभ तो ये है कि वो जल्दी से तैयार हो जाता है और समय की बचत होती है। लोग अपनी सुविधा अनुसार कभी भी बना करके और खा सकते हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की हानियाँ भी सामने आ रही है। गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने की विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। भले ही किन्हीं कारणों से और इन्हीं खास रूपों में, लेकिन फिर भी इनको सुविधा अवश्य मिली है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधा नौकरियां तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उड़ती। अर्थात बड़े बड़े शहरों में पढ़ने वाले बच्चों के घरों से जब अलग अलग प्रकार का भोजन आता था तो वो देखने योग्य होता था और उनकी खुशबू भी बड़ी अजीब होती थी, अलग अलग प्रकार से लगती थी, बड़ा आनंद आता था। लेकिन आजकल वैसी चीज़ें नहीं रही। आजकल तो केवल हॉस्टल व्यवस्था हो गई या फिर एक ही प्रकार से टिफ़िन संस्कृति आ गई है, जो तैयार भोजन होटलों से या फिर हॉस्टलों से लेकर के आ जाते हैं। हम खान पान में भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल जाते। इसका फ़ायदा तो ये हुआ है कि विभिन्न प्रदेशों के भोजन अलग अलग क्षेत्रों में भी बनाए जाते हैं, यानी एक स्थान की संस्कृति को दूसरे स्थान के लोग भी जानने लगे हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को तो बल मिला है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होते हैं जब हम खान पान में जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली वाणी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे तो किसी खान पान विषय से जुड़ी, अर्थात इस खान पान के कारण से हम विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं को भी जानने लगे हैं, जो कभी एक क्षेत्र विशेष के लिए ही सीमित रहा करती थी। ऐसी भाषा, ऐसे भूषा अर्थात लोगों का जो पहनावा था, आज उसको सब जगह पहना जाने लगा है। अर्थात देश की एकता को इससे बल मिला है। इसी के साथ ध्यान देने की बात है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों में प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। अर्थात कुछ ऐसे स्थानीय भोजन होते थे, वो केवल आजकल 5 सितारा होटलों की शोभा बढ़ा रहे हैं, यानी होटलों में ही बनाए जाते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि जैसे केर सांगरी, कढ़ी या देसी जो सब्जियां होती थी, देसी व्यंजन होते थे, वो केवल ढाबों में या होटलों में ही मिलते हैं। घरों में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं या शौक रूपी कभी कभार कोई विशेष अवसर पर बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, उनको हम बनाना ही भूल जाएं, अपने बच्चों को उनसे परिचित कराना ही भूल जाएं, ऐसा नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाजारों में गायब हो जाएं तो ये एक दुर्भाग्य ही होगा। अर्थात स्थानीय भोजन जिनको हम पहले बनाते थे, जो बलिष्ठ होता था, स्वास्थ्यवर्धक होता था, वह आज गायब होता जा रहा है। तो इससे बहुत बड़ा स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। दूसरा, युवा पीढ़ी भी उससे अपरिचित हो जाएगी और आने वाले समय में तो कई बार ऐसा लगेगा कि जो स्थानीय व्यंजन बनते थे वह आज की युवा पीढ़ी को बनाने भी नहीं आते।
अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अर्थात भोजन का जो पारंपरिक तरीका था वह अब नष्ट प्राय हो रहा है, तो उसके संरक्षण और संवर्धन की बहुत महती आवश्यकता है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तराशा जाता है। अब भी एक कड़वा सच ये है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिमी की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और समरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं। मैंने पूर्व में भी कहा था कि हम पाश्चात्य संस्कृति के कारण से अपने घरों में जो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें थी, पौष्टिक आहार बनता था, उसको हमने छोड़ दिया, जिसके कारण से हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर हुआ है। न तो वो स्वाद आता है, न ही स्वास्थ्य में लाभ होता है। इसलिए आजकल के बच्चों में पहले जितनी ताकत नहीं रहती, वो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है, उनको स्वाद गड़बड़ होता रहता है। अर्थात अलग अलग प्रकार की विविध चीज़ें एक साथ खाने से स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब हम अनेक प्रकार की पार्टियाँ और जो प्रीति भोज होता है या विशेष अवसरों पर जो भोजन दिया जाता है, तो उसमें जो पाश्चात्य संस्कृति के भोजन होते हैं या बहुत सारी मिठाइयाँ और खान पान की चीज़ें एक साथ रख दी जाती है, जिसके कारण से हमारा जो पाचन तंत्र है वो बुरी तरह से गड़बड़ा जाता है और इससे नई नई बीमारियां भी उत्पन्न होने लग गई है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, अतः हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह की और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। अर्थात कई बार ऐसे व्यंजन होते हैं जो एक साथ नहीं खाना चाहिए, जिसके खाने से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उसको भी एक साथ खा लेते हैं, जिसके कारण से हमारा पाचन तंत्र है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है और अनेक नई नई बीमारियों को जन्म देता है। तो इससे हमको बचना चाहिए। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह के जांचते रहना आवश्यक है। इस प्रकार लेखक प्रयागराज शुक्ल हमको खान पान के प्रति आगाह करते हैं, सचेत करते हुए बताते हैं कि हमको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी नहीं, किस समय उसका उपयोग करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है कि एक प्रदेश के व्यंजनों का दूसरे प्रदेश में उसका प्रचलन बढ़ जाना। जिस प्रकार से गुजराती ढोकला और गांठिया, बंगाली मिठाइयाँ आदि अन्य प्रदेशों में भी बड़ी उत्सुकता के साथ बनाई जाने लगी है और लोग उसको बड़े ही रोचक ढंग से खाने लगे हैं। हमारे घर में भी खान पान की मिश्रित संस्कृति चल रही है। जैसे हम घर में पहले इडली डोसा इत्यादि नहीं बनाते थे, आजकल उसका प्रचलन भी बढ़ गया है। नाश्ते के अंदर ब्रेड इत्यादि जो केवल उच्च लोगों का खान पान हुआ करता था, उसको भी आजकल हम अपनाने लग गए हैं। दूसरा प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान में बदलाव के कई फायदे हैं। इससे भोजन में विविधता आई है और कामकाजी महिलाओं को भी
भोजन बनाने में आसानी हो गई है, वो शीघ्रता से बना लेती है। दूसरा, मिश्रित खान पान अपनाने से राष्ट्रीय एकता की भावना भी बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लेखक ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की है कि भावी पीढ़ी जो विदेशी व्यंजनों की तरफ अधिक आकर्षित होती है, जो फास्ट फूड जैसे व्यंजन भी है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक होते हैं। स्थानीय व्यंजन धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, जिनको बनाने एवं खाने के जो स्वाद होते थे वह आज की युवा पीढ़ी उनसे वंचित हो रही है। उसका जो स्वाद आता था, जो खाने में आनंद आता था, उस असली आनंद और स्वाद से भी आज की युवा पीढ़ी वंचित हो रही है। इसलिए लेखक को चिंता भी हो रही है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि किसी स्थान या प्रदेश में पहले से जो भोजन प्रचलित था, वैसे व्यंजन जैसे इडली, डोसा, सांभर आदि जो दक्षिणी प्रदेशों के स्थानीय व्यंजन हैं, ढोकला, गांठिया आदि गुजरात के स्थानीय व्यंजन हैं, रोटी, दाल, पूड़ी, कचौड़ी ये उत्तरी भारत यानी दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों के स्थानीय व्यंजन हैं। इससे उनका तात्पर्य है। निबंध से आगे तो यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया है। खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ चीज़ें दी गई है, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें भोजन कौन कौन सा है, कैसे पकाया जाता है और स्वाद क्या है। जैसे भोजन इसमें से दाल है, भात है, रोटी है, पापड़ है, आलू है, बैंगन है, ये भोजन है। इसको दाल को उबाल करके पकाया जाता है, इसका स्वाद नमकीन होता है। भात भी उबाल करके पकाया जाता है, इसका स्वाद नमकीन भी होता है, मीठा भी होता है। रोटी सेक करके बनाई जाती है, इसका स्वाद सामान्य होता है। पापड़ सेक कर या तल करके बनाया जाता है, इसका स्वाद भी नमकीन होता है। आलू उबाल कर बनाया जाता है, तो इसका स्वाद नमकीन या मीठा तीखा भी होता है। बैंगन भून करके बनाए जाते हैं, इसका स्वाद भी नमकीन या तीखा होता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में अंतर। छौंक का अर्थ होता है जैसे सब्जी है या साग है, उनके अंदर जो तेल गरम करके और उसमें मसाले डाल करके छौंका लगाया जाता है, इसे छौंक कहते हैं। चावल है, इसको उबाल करके पकाया जाता है और दाल एवं कढ़ी के साथ में खाया जाता है। कढ़ी ये बेसन को छाछ में या दही में घोल करके बनाया जाता है। मेथी का छौंका भी लगाया जाता है। इस प्रकार आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।